कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहां पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है अब अपने ओर। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है। पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझ। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा लोग, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, चूंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। अरे आप बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए, उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है, जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है आपको। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, इस सब के चीज़ों में एक चीज़ बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज़्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज़, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं। कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पर, और कभी बिहार में आके दिखेगा तो एकदम में अलग मिलेगा। तो कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। तो इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है,
वो मुसीबत ही आती है बड़े जिन लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर इस चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। एक चीज अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीज़ों से कभी मत घबराइएगा। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड में कब करके रखिएगा, कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे। इन लोग को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। बस भाषा, भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, मतलब कानाफूसी में रह जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीज़ों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में ये चीज़ें। जैसे हम आपको छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं। जब बहुत आगे जाएंगे ना, तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका ये चीज, मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर के बर्बाद कर देगा आपको। हम निकला है छोड़ दीजिएगा उसको। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज पे नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। इसलिए भैया इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा आप। जो है वो एकदम परफेक्ट है, चाहे जैसे भी हो। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए। आपको यार ये कैसे आगे निकल गए यहाँ पर। आएंगी चीजों को, हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। यहाँ पे शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना, तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है। आप मुसीबत में फंसेंगे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था आदमी की, बिना किसी काम का किसी दुकान पे बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 गो चीज सुना देता था। यार ऐसे नहीं, ऐसे होता है, क्या बात करते हैं। बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी यहाँ पे। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। तो धीरे धीरे अपने आप के अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस एलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है। और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि
भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, अरे बाप रे बाप, अरे क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। थोड़ा सा बस उधर घसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य। एक चीज हम लोगों ने गलती किया के बाद, हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। यहाँ पर हम इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीजों को अच्छे से समेट के रख सकती थी। अब तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा लो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब आप सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई थी, 7,500। हर साल रक्षाबंधन के बाद, पहले ही रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहां पे। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते। अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। अब फिर घरे में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद पे पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चल जाइए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा आप यहां से। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत को मिटाने की कोशिश की गई, मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत, पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, आप जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको किसी कौन रोक सकता है। यहाँ पे मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं वो कर लेंगे यहाँ पर। और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया तोरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को, हमारा आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं। आपके ठोकरें आएंगी, लगेंगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे, ओकरा कौंची का ठोकर लगने वाला है।
और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कौन सी का संडे यार, काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था, जो नहीं काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल में एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, अब इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहां पर, तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बेचारे, हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, मिलता है तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। तो उसको हमने एक छोटा सा बात बोला कि भाई देखो, एक काम बस मेरा 1 महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं लोग, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे 5 बजे चले जाते हैं। तो कहे 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुँचते पहुँचते 7:15 हो जाता है, खैनी उनी बनाते बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहे एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? तो कहा कि जहां काम करने गए ना उनके में से। हम कहे नहीं, यही इस गड़बड़ है। आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे, आप वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। तो कहे क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए हैं एकदम। हम भाई देखे तो 1 महीना काम करके देखो, बस तुम वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। वो इंसान 15 मिनट पहले पहुंच जाता था, 5 मिनट पहले ही काम चालू कर देता था, बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे, 1-8 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है। 1-8 मिनट लंच के खत्म होने से पहले ही चले आते थे। बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा है, वो लंच खत्म होने से 1-8 मिनट पहले ही चले आते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते हैं। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं नहीं, बहुत उटपटांग बात बता रहे हैं आप। हम भैया 1 महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते हैं। आज के टाइम पे जब वो 1 महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या कहते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। काम वही है, आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बशर्ते क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक राख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट काय हो रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। आप प्लीज उन गरीबों का हक मत मारिएगा, नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हक मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है तो साइड कर देगा, और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बाबू तुम खुद चौपट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM ब्राइट फ्यूचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल का। वायुमंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, DSSB हो, KVS हो, या आपका सुपर टेट हो या CTET हो। तो आपके जो है हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आज हम इस टॉपिक को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पूरी डिटेल आप देखोगे, इस तरीके से आपको जो है इस टॉपिक में हर चीज़ आपके हम कवर करेंगे, A to Z कवर करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं वायुमंडल की बात करूँ तो वायुमंडल की जो परत है उसको कितनी परत है, ठीक है, परत के बारे में पूछा जाता है कितनी परत है, ठीक है। और इसके वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अध्ययन के बारे में बात करेंगे हम, वायुमंडल के अध्ययन के बारे में बात करेंगे, वायुमंडल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी परत में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसकी विशेषताएं भी बात करेंगे। विशेषताओं के ऊपर क्या बात करेंगे,
विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें ओजोन की बात करेंगे। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत में इसका दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बात करेंगे। दिवस, इसको कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है, वो भी बात करेंगे, जो बार बार पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, ये आपका बार बार पूछा जाता है। डाप्सन यूनिट की बात करेंगे हम आगे। ठीक है, एक होता है आपका ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी लेयर में पाई जाती है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम, किसकी, ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे, कौन कौन सी लेयर में पाई जाती है। सबसे ठंडी लेयर कौन सी है, कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है। ठीक है, ठंडी परत, ठंडी परत, ये देखेंगे हम कौन सी ठंडी परत है। और उसके बाद में आपका जो है स्थिर जो तापमान होता है, कौन सी लेयर का तापमान जो आपका स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है, ये भी बात करेंगे आगे हम टॉपिक के अंदर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस टॉपिक में लेकर के चलेंगे। और इसका जो है परत का क्रम, क्या क्रम है, क्रम को भी लेकर के चलेंगे। ऑर्डर क्या है, मतलब कौन सी पहले आती है और कौन सी बाद में आती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। इनके अलावा और कुछ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। यही सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि आपकी A to Z सारी चीज़ें कवर करेंगी। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं कि एग्जामिनर जो है वायुमंडल के टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है और कितनी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए ज़रूरी है वायुमंडल से रिलेटेड। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो या फिर DSSB KVS हो, हर एग्जाम में आपके जो है एक क्वेश्चन आपका जो है मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले वायुमंडल की अगर मैं बात करूँ तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। ठीक है, देखो वायुमंडल के दो तरीके से होता है। एक तो ऊपरी परत, अगर ऊपरी परत का अध्ययन पूछे तो उसको बोलते हैं एरोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं आप, एरोलॉजी। अगर निचली परत के अध्ययन की बात कर रहा है, नीचे वाली परत के अध्ययन की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो ऊपर की परत होती है उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरोलॉजी, और जो नीचे की परत होती है उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। तो ये तो हो गया आपके अध्ययन की बात वायुमंडल की। देखिए अब उससे आगे क्या पूछता है, परतों के बारे में सबसे ज़्यादा जो पूछता है उसका क्रम आपको याद रखना है। क्रम आपने अगर याद रख लिया तो आपका ये समझ लेना एक नया क्वेश्चन आपका क्रम से भी फंसता है और उसमें से आपका एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे मेन चीज़ है कि परत होती कितनी है। देखिए सबसे पहले हो गया आपकी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो आपकी हो गई 5 परत। कितनी परत हो गई, 5 परत। पृथ्वी से लेकर के ऊपर तक आपकी कितनी लेयर होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 लेयर होती हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ज़्यादातर मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी है और जो भी थोड़ी और इसके अंदर ऐड करनी होगी मैं आपको हैंड टू हैंड उसमें बताता चलूँगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपना पहली परत की तरफ। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी से जो ऊपर की साइड जो पहली परत होती है वो कौन सी होती है आपकी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल या फिर संवहन मंडल। ये आपको ध्यान रखना कि इसमें 2 तरीके के नाम पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपका ट्रोपोस्फियर का नाम क्या होता है, उसको हिंदी में आपको याद करना पड़ेगा 2 चीज़ें, एक तो क्षोभ मंडल और एक संवहन मंडल। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्षोभ मंडल में, अब देखो ये आपका पृथ्वी से ऊपर की साइड जो होती है क्षोभ मंडल होता है, इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, विशेषताएं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। सबसे पहले लेयर का देख लिया हमने, लेयर के बाद में हर लेयर की आपको विशेषताएं देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है वो ट्रोपोस्फियर में। ग्रीन हाउस गैस आपकी कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल, संवहन मंडल में। फिर मौसम संबंधित घटनाएं कौन सी परत में होती है, मौसम संबंधित घटनाएं कैसे, जैसे कि बादलों का, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, या फिर क्या होता है गर्मी सर्दी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है मौसम से संबंधित घटनाएं, तो वे आपकी होती है संवहन मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। इसलिए जो है इसको जब मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं इसलिए कहते हैं कि इस वाली परत में हवाई जहाज उड़ाना ठीक नहीं है। इसीलिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा, मेन चीज़ एक तीसरी चीज़ देखिए इसमें, सबसे ज़्यादा गर्म परत और सबसे ज़्यादा भारी गैसें। तो हम अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा गर्म परत कौन सी है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा गर्म परत कौन सी होती है। फिर आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें आपको लगाना है ऑप्शन ट्रोपोस्फियर। कौन सा लगाना है, ट्रोपोस्फियर सबसे गर्म परत होती है और सबसे ज़्यादा भारी गैसें आपके कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है। क्योंकि देखो भारी होगी तो ज़्यादा ऊँची नहीं जा पाएंगी, तो इसलिए जो है जो सबसे भारी गैसें होती हैं वो किस में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गर्म भी यही होती है। अब तापमान घटता बढ़ता रहता है, जैसा कि पता है कि मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, तो इसमें तापमान क्या होता है, कभी तो बढ़ता है और कभी घटता है, यानी तापमान जो आपका स्थिर नहीं रहता, घटता और बढ़ता रहता है। तो ये हो गए आपके ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल की विशेषताएं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आइए चलते हैं अपनी दूसरी परत जो है हमारी, तो दूसरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। यानी स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समतल मंडल। क्या बोलते हैं इसको, समतल मंडल। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी समतल मंडल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें। अब देखिए सबसे पहले तो आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो एग्जाम वालों का फेवरेट समझ लो,
ये एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है कि ओजोन परत कौन सी लेयर में पाई जाती है। जो ओजोन है आपका वो किस में पाई जाती है, तो आप किस में लगाओगे, समतल मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, अब फिर इसका कभी कभी इसमें रासायनिक जो उसका नाम होता है साइंस में वो पूछा होता है O3, यानी कि ओजोन का भी पूछा जा सकता है। ओजोन को हम उसमें क्या कहते हैं साइंस में, जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है उसका O3, तो उसका क्या होता है O3। अब ओजोन से संबंधित हमें कुछ चीज़ें और हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली तो ये कि ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि ओजोन परत के अंदर जो है एक हल्का सा जो है छेद हो गया, छिद्र हो गया है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हुआ है, तो आपका जो है ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपकी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। ठीक है, तो आपको इसका ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। अब दूसरी चीज़, ओजोन जो दिवस होता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, तो आपका मनाया था 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात, जो ओजोन की हम वो नापते हैं, मोटाई नापते हैं, या फिर उसके के लिए जो मोटाई नापी जाती है, किस में नापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में। कई बार एग्जाम आ गए कि हम जो है ओजोन की लेयर की जो मोटाई नापते हैं वो किस में नापते हैं, डॉप्सन यूनिट, यानी डॉप्सन यूनिट को शॉर्ट में लिखेंगे DU, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखिए, पिछली बार एक बार ये आया था आपका यूपीटेट वगैरह में भी आया था, और सीटेट वगैरह में भी, DSSB वगैरह में पूछा जाता है। अब हमने मोटाई तो नाप ली, डॉप्सन यूनिट, तो कितने डॉप्सन यूनिट में हम छिद्र की संख्या दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि हम जो है ओजोन परत की जो मोटाई होती है, अगर वो 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो गई तो उसमें हम उसको छिद्र की संख्या दे देंगे, यानी कि ओजोन परत के अंदर एक गड्ढा है उसकी हम संख्या दे देंगे, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, तापमान स्थिर रहता है, दूसरी जो समतल मंडल की विशेषता है, तापमान स्थिर रहता है, यानी कि यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती। तो आपका अगर क्वेश्चन बनता है कि मौसम संबंधित घटनाएं किस में होती हैं, तो आप लगाओगे क्षोभ मंडल में, संवहन मंडल में। अगर ये पूछा जाए मौसम संबंधित घटनाएं किस परत में नहीं होती, मौसम स्थिर रहता है, तो आप लगाओगे समतल मंडल में। इसीलिए ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तम है, तो हम कहेंगे समतल मंडल, क्योंकि तापमान स्थिर रहता है और हवाई जहाज उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके यहाँ पर देखिए मौसम संबंधित घटना होती है, कभी बादलों का फटना हो जाता है, कभी बिजलियों का कड़कना हो जाता है, बारिश आने लगती है, तो कभी हवाएं तेज चलने लग जाती हैं, तो इस तरीके से जो है हवाई जहाज को उड़ाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए जो है हमारा हवाई जहाज जो उड़ाया जाता है वो उड़ाया जाता है समतल मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में उसको उड़ाया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया मौसम संबंधित घटनाएं यहाँ पर नहीं होती। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ओजोन परत का ध्यान रखना है, ओजोन परत को नुकसान से क्या पहुंचाता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन जो दिवस होता है कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, किस में नापा जाता है, डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है इसको, मोटाई को, और कितने डॉप्सन यूनिट में हम कह सकते हैं कि इसको छिद्र की संख्या दे दी जाती है। तो 200 से अगर कम डॉप्सन यूनिट हो गई तो इसका मतलब हम ओजोन परत में कह देंगे कि वहाँ पर क्या हो गया, छिद्र हो गया, यानी गड्ढा हो गया, उसको संज्ञा देते हैं। आइए चलते हैं अब तीसरी, मेसोस्फीयर। तीसरी परत को क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर, इसको बोलते हैं हिंदी में मध्यमंडल। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जाम में आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और कभी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि आपने हिंदी में याद कर रखा और इंग्लिश में लिख करके दे दिया उन्होंने मेसोस्फीयर, तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मेसोस्फीयर में क्या होता है, सबसे ठंडी परत, यानी कि यहाँ का तापमान क्या होता है, -1000 डिग्री होता है। तो सबसे ठंडी परत, इसका मेन क्वेश्चन से यही बनता है, बस सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो सबसे ठंडी परत है हमारी कौन सी, मेसोस्फीयर। और उल्का संबंधित घटना है, यानी तारों का टूटना, जो आप कभी कभी देखते हो कि तारे टूटते हैं ना, तो तारों का टूटना कौन सी परत में होता है आपका, ये होता है मेसोस्फीयर। मध्य मंडल में क्या होता है, तारों का टूटना, उल्का संबंधित घटनाएं हमारी यहीं पर होती है। जिस तरीके से दिखा रखा है तारों का टूटना, ये कहाँ होता है आपका, मध्य मंडल में। अब चलते हैं फोर्थ लेयर के अंदर, इसके अंदर देख लेते हैं हमारी क्या क्या विशेषताएं। ठीक है, फोर्थ लेयर को हम क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, दो नाम है इसके इंग्लिश के अंदर, दोनों में से कोई सा भी लिखा सकता है, आइनोस्फीयर लिखा सकता है, थर्मोस्फीयर लिखा सकता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं आयन मंडल। आयन मतलब होता है आयन गुण, यानी कि कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ से कोई भी तरंगे छोड़ते हैं, कौन सी इसमें लेयर में, आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में, तो वो लौट करके जो है पृथ्वी की साइड आती है। जैसे यहाँ से हमने तरंगे छोड़ी और यहाँ से क्या हो रहा है, वापसी रिटर्न हमारी साइड आ रही है। तो इस तरीके से इसमें आयन गुण हमारे मिलते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आयन गुण कौन सी लेयर में मिलते हैं, तो आप किस में लगाओगे, आयन गुण मिलते हैं हमारे आइनोस्फीयर में या थर्मोस्फीयर में, आयन गुण हमारे मिलते हैं। आयन गुण कौन से, जो रेडियो तरंगे जो होती हैं, जो छोड़ी जाती हैं, वो लौट करके कहाँ, पृथ्वी की साइड वापसी आ जाती हैं। तो इसलिए रेडियो तरंगे हमारे किस में पाई जाती हैं, आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर में रेडियो तरंगे छोड़ी जाती हैं। संचार उपग्रह भी यहीं पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है, लास्ट हमारी है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर मतलब होता है बाह्य मंडल, यानी सबसे ऊपर का मंडल। तो हमें ये भी ध्यान में रखना, सबसे ऊपर का मंडल कौन सा है, एग्जोस्फीयर। सबसे नीचे का मंडल कौन सा है तुम्हारा, ट्रोपोस्फीयर। सबसे बीच का मंडल कौन सा है, मेसोस्फीयर। दूसरा मंडल कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर। चौथा मंडल कौन सा, आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रम से याद होनी चाहिए और इनकी सारी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
अब देखिए, अब इसमें क्या है, उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसके अंदर क्या है, जो बाह्य मंडल है उसके अंदर जो है उपग्रह इसके अंदर छोड़े जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आयन गुण मिलते हैं और इसके अंदर उपग्रह छोड़े जाते हैं। और एक चीज़ का हाँ और ध्यान में रखना, अगर आपका उपग्रह छोड़ने की बात आ गई, जैसे एग्जाम में आया आपका क्वेश्चन कि उपग्रह कौन से वायुमंडल में या कौन सी परत में छोड़े जाते हैं, और उसमें आपका एक्सोस्फीयर को उसमें ऑप्शंस में नहीं दे रखा, लेकिन आपका आइनोस्फीयर दे रखा है, तो आप जो है एक्सोस्फीयर की जगह आइनोस्फीयर भी लगा के आ सकते हो, क्योंकि इसका सटीक आंसर फिर आइनोस्फीयर हो जाएगा। आइनोस्फीयर में भी संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आपका लिखा गया एक्सोस्फीयर, तो फिर आपका एक्सोस्फीयर ही होगा, क्योंकि फिर मेन चीज़ ये हो गई, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में तो आपको जाना एक्सोस्फीयर के साथ में, अगर एक्सोस्फीयर नहीं है तो फिर जाना आपको आइनोस्फीयर के साथ में। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे हल्की गैस कहाँ पाई जाती है, तुम्हारी एक्सोस्फीयर में। सबसे हल्की गैस कौन कौन सी होती है, जैसे एक होती है आपका हाइड्रोजन और एक होती है हीलियम। ये दो गैसें सबसे हल्की, इसका मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाती है, कौन से वाले में, बाह्यमंडल में। तो इसलिए दो गैसें हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसें आपकी कहाँ चली जाती है, बाह्यमंडल में, ठीक है, बाह्यमंडल में पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक एक चीज़ें क्रम। सबसे पहले कौन सा, जैसे नीचे से ऊपर क्या है, पृथ्वी से सबसे पहली परत कौन सी हो जाएगी, ट्रोपोस्फियर। इसको क्या बोलते हैं, क्षौमंडल, संवहन मंडल। इसकी विशेषताएं क्या है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी इसमें पाई जाती है, आप कहोगे किसमें, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। मौसम संबंधित घटनाएं किसमें होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। सबसे ज़्यादा गर्म परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। सबसे ज़्यादा भारी गैस किसमें पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। तापमान घटता बढ़ता रहता है, तो कौन सी परत का है, ट्रोपोस्फियर का है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का जो सूत्र होता है O3 होता है, और इसको CFC जो मैंने अभी बताया था, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और 16 सितंबर को दिवस मनाया था, कौन सा, ओजोन दिवस मनाया जाता है। डॉप्सन यूनिट 200 डॉप्सन यूनिट में जो है ओजोन की मोटाई नापते हैं। 200 डॉप्सन यूनिट से नीचे जो है इसमें छिंद्र की संख्या दे दी जाती है। तापमान स्तर कौन सी परत का होता है, तो आप कहोगे स्ट्रेटोस्फियर का होता है। मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ नहीं होती, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होती। उसके बाद में आ जाओ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में सबसे ठंडी परत होती है, कितनी ठंडी होती है, -1000 डिग्री तक चला जाता है। उल्का संबंधित घटनाएं कौन सी परत में होती है, मेसोस्फियर में होती है, ठीक है, यानी तारों का टूटना। आयन गुण की बात करूँ, आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। आयन गुण मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताए थे कि हम जो यहाँ से रेडियो तरंगे छोड़ते हैं वो वापसी लौट करके पृथ्वी पर आ जाना, ये बोलते हैं आयन गुण पाए जाने। तो यहीं पर जो है रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है, संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में आपका क्या है, उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। उपग्रह मतलब सबसे ऊपर की परत में क्या छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऊपर सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो ऊपर की परत होती है उनका अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरोलॉजी, और जो नीचे की परत होती है उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में, इनके अलावा और कुछ कहीं से क्वेश्चंस नहीं बन सकता। अगर आपने इतना कवर कर लिया, इसका मतलब पूरा टॉपिक आपने कवर कर लिया। अब क्वेश्चंस आपका कहीं से भी पूछ ले, आप आसानी से बता सकते हो। ये होती है ताकत किस चीज़ की, डिटेल में पढ़ने की। तो आई होप कि आप जो है सारी चीज़ों को, जितनी भी टॉपिक है करके हम कवर कराएंगे, आप जो है डिटेल में पढ़िए, ठीक है। और अब जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब देखिए आपको कितनी आसानी से जो है उनके आप आंसर लगाओगे, क्योंकि अब आपने ऐसा कोई सा भी बिंदु या पॉइंट नहीं बचा जो आपने टच ना किया हो। तो इसी में से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन अब जो आप लगाएंगे, देखिए आपने कितने कुछ समझ लिया होगा और आप कितनी आसानी से उनको क्वेश्चंस को फिर ठीक आप आसानी से लगा लेते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देख लेते हैं कि आपने कितना सीखा। आप खुद इवैल्यूएशंस करेंगे कि मैंने कितना सीख लिया। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं।